Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. 25, 26, 27, 28। बाकी तीन हो गए 25, 26, 27, 28 में एक बच्चे डाउट कह रहे हैं। ये तीन हो गए क्या सबसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 28वां क्वेश्चन देख रहे हैं। Question number 28. Homework question. From the following extracts of a company, calculate cash flow from investing activities. कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है हमारे को। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। सबको शास्त्री जयंती मुबारक हो। आपको भी सर। गांधी जयंती तो सबको पता ही है। Same to you, sir. आप सबको ये भी पता हो, क्योंकि गांधी जयंती मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है। साथ साथ तुम्हें ये भी पता हो कि आज लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। क्वेश्चन कर रहे थे हम 28, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मांगा था, एडजस्टमेंट कोई है नहीं। जब एडजस्टमेंट कोई नहीं है तो इससे आसान क्वेश्चन तो शायद ही हो कोई। अब देखते हैं गड़बड़ कहाँ हुई, क्यों नहीं हुआ। गुडविल 1 लाख से 75 हो रहा है, गुडविल कम हो रही है, ये तो राइट ऑफ हो रही है, तो फिर बढ़ तो रही नहीं। अगर बढ़ रही होती तो यहाँ आती, राइट ऑफ तो ऑपरेटिंग में जाता है। एक और बारी सुनेंगे, जिन्होंने बात को एक बारी से नहीं सुना होगा, एक बारी में जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना दोबारा सुनेंगे। गुडविल 1 लाख से 75 हो रही है, गिर रही है, राइट ऑफ हो रही है। गिरना यानी राइट ऑफ होना, तो राइट ऑफ तो पीएनएल में गई होगी, तो पीएनएल में गई होगी तो उसने प्रॉफिट को कम किया होगा, वापस एड बैक करना है। दिल आया प्रियंका पर का जो ए था, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, ऑपरेटिंग में ऐड होता है 25,000। इन्वेस्टिंग में तब आता है जब इंटेंजिबल एसेट बढ़ रहा हो, परचेज हो रहा हो, जैसा कि अगला पेटेंट हो रहा है, तो परचेज ऑफ पेटेंट जरूर आ जाएगा क्योंकि वो बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा होता है तो यहाँ आता है, याद रखेंगे। इंटेंजिबल एसेट कम हो रहा हो तो इन्वेस्टिंग में नहीं आता, सेल नहीं मानते उसको, हम उसे सेल नहीं मानते, राइट ऑफ मानते हैं। कोई बच्चा कहे सर सेल मान लो ना, गुडविल बेच दी होगी, कम होगी तो बेच दी होगी, बेचना नहीं मानते। सबने सुना ध्यान से? अगर एक इंटेंजिबल एसेट कम हो रहा है तो हम उसे बेचना नहीं मानते, राइट ऑफ मानते हैं और ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं उसको। क्लियर है? अगली एडजस्टमेंट, लैंड 1 लाख से 90,000, ये हम सेल मानेंगे, ये लैंड है, घिसता नहीं है। अगर ये कोई और असेट होता तो हम इसको डेप्रिसिएशन मान लेते, लेकिन ये लैंड है, नॉन डेप्रिशिएबल असेट होता है, तो इसको हम बेचना मान लेंगे, तो सेल ऑफ लैंड इनफ्लो हो गया। फर्नीचर 21 से 2,46,000, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अभी कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं जो डेप्रिसिएशन हमें पता हो, तो अभी हमें इंक्रीज को परचेज मानना पड़ेगा, परचेज ऑफ फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन का कोई हिंट नहीं है। 21 से 2,46 यानी 225 का परचेज हुआ है, माइनस। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख 2 लाख नेट, यानी कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं, डेप्रिसिएशन की डिटेल हमारे पास है नहीं। 10% इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 180 रह गई है, 10% दे रखा है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट बेची है, उसके बाद 10% की बातें करते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आने वाला है, जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उन्हें बहुत मस्त समझ आएगा। पहले सिंपल बात करते हैं, 2 लाख से 180 होगी तो सेल होगी, सेल होगी। अब कितने की बेची, 20 वाली चीज हमें नहीं पता, तो हम ये मानते हैं 20 की चीज 20 में बेची। इन बातों को लिखना भी हो तो कहीं लिख लेंगे, जैसे हमने नोट्स को बेशक कहीं अपने आप बना लेना होता है। जब आप कोई चैप्टर प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स बना लें। जैसे पहला नोट आपने बनाया, इफ
देयर इज फॉल, हिंदी में भी बना सकते हैं जैसा आप कन्वीनियंट समझे। इफ देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ intangible asset, then it is considered as written off and will be added in OA, operating activity, full stop. But if there is increase in value of intangible asset, it is considered as purchase of intangible asset and shown as deduction in investing activities. ये intangible asset है। If there is fall in the value of intangible asset, अगर intangible asset गिरा है उसे राइट ऑफ मानेंगे, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। लेकिन अगर वो बड़ा है तो परचेज है, वो डिडक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होगा। ऐसी बातों का अगर नोट्स बना लें तो जिंदगी भर के लिए हमारे नोट्स तैयार हो जाते हैं और हमें दिक्कत नहीं आती। आगे और हमने क्या इस मैथ में, इस क्वेश्चन में किया, अब आपको इन्वेस्टमेंट की सेल वैल्यू नहीं पता थी। If there is a fall in value of investment, then it is considered as sale at book value। और उसी मानते हैं अगर आपको गिवन ही नहीं कि बिका है, तो ये तो आपने कहा बिका है, नहीं गिवन था, आपने मान लिया बिका। कितने का बिका है? बुक वैल्यू पर बिका, यानी 20 की चीज कितने की बिकी है? 20 की बिकी है। तो दो बातें, एक गिरा है उसको सेल मानना है, दूसरा कितने पर बिका है। तो 20 की चीज 20 पर बिकी, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था। क्लियर? फॉल in value of land is considered as sale, उसे डेप्रिसिएशन नहीं मानना। अगर और कोई एसेट हो तो आप डेप्रिसिएशन मान सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत डिक्रीज हो रहा है यू कैन टेक इट एज डेप्रिसिएशन, बट लैंड के केस में नहीं। सर अगर लैंड एंड बिल्डिंग हो तब तो डेप्रिसिएशन मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आगे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया 10%। अब भाई बात परसेंटेज की, अब इस पे इंटरेस्ट भी बनता है। अब क्या मानना होता है कि बिकी तो कब बिकी? अब इंटरेस्ट 10% 180 पर लगाऊं या 2 लाख पर लगाऊं? अगली बात जैसे हमने लिखा 2020 2019 नोट्स बनाए हमने, ये 2 लाख ये 180, इस बात का नोट बनाएंगे। फोर्थ नोट 10% इन्वेस्टमेंट है। इफ इन्वेस्टमेंट is given like above and nothing is specified, अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट गिवन और क्वेश्चन चुप है, चुप कुछ नहीं बोल रहा, चुप, कब बेचा, कितने का बेचा, कुछ नहीं बता रहा। हाँ जी, इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है जो हम बात कर रहे थे 2 लाख है और 180, कुछ नहीं बोल रहा क्वेश्चन, एंड नथिंग स्पेसिफाइड, तो इसको सेल मानना है। ये बात हम पहले भी कर चुके थे। देन इट इज कंसीडर्ड एज सेल एट बुक वैल्यू। ये वाली बात तो बच्चे कहेंगे सर ये अभी अभी आपने लिखवाई थी, ये तो मैं सेकंड वन में लिखवा चुका था। एंड
एंड ये वाला पॉइंट क्यों बना इंटरेस्ट के लिए, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट will be calculated if rate is given, if rate is given। अब रेट गिवन है, ठीक है जी, लगेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर रेट गिवन है, किस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड इफ रेट इज गिवन ऑन बेस ईयर, ऑन बेस ईयर। ये आपने 2 लाख पे लगाना है, बेस ईयर पे, ब्रैकेट में assuming that investment is sold at the end। ये हम क्यों बेस पे लगाते हैं, हम ये मानते हैं जो बेची है 20,000 की वो साल के एंड में बेची है, ये हर एक में लगेगा चीज। तो कोई भी चीज बेची होगी तो हम साल के एंड में मानते हैं कि साल के एंड में हुआ ये काम, और नोट कोट कराते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में भी हम यही मानते हैं, अगर डिवेंचर बढ़ गए तो साल के एंड में इशू हुए, रिडीम हुए साल के एंड में हुए, तो हम बेस ईयर पे लगा देते हैं हर चीज। अगर क्वेश्चन खुद बोल देता कि ये जो इन्वेस्टमेंट बेची है साल के शुरू में बेची है, तो फिर 180 पे लगाते हैं। अब बच्चों 2 लाख का 10% कितना होगा, आंसर में आ जाए इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। ये देख लेना कोई एक्रूड इंटरेस्ट ना हो क्वेश्चन में, कोई एक्रूड इंटरेस्ट ना हो। इसी के नीचे एक्रूड इंटरेस्ट दे दिया, यानी 6,000 अभी आपको मिला नहीं है, तो यानी 20,000 बनता था 2 लाख का 10%, लेकिन उसमें 6 नहीं मिला, तो क्लास कितना मिल गया होगा, 14,000 मिल गया होगा। तो क्लास इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। उम्मीद है हमने बीच में कोई चीज छोड़ी नहीं। 2 लाख 2 सर लाख नीचे ले लिया था, लैंड ले ली, पेटेंट ले लिया। हाँ जी सर एक बार इन्वेस्टमेंट की सेल और बुक वैल्यू वाली चीज एक और बार बता दीजिए। क्या चीज, सर वो इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट था बुक वैल्यू पे सेल वाला, 4th पॉइंट, ये एक और बार बता दीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट अभी कितनी कम हो रही है क्वेश्चन में, देखो ये कितनी कम हो रही है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, 2 लाख यस से सर, 180 यही हो रही है 180। क्वेश्चन में। यस सर, तो कितनी गिर रही है, 20,000। 20,000। कितने की बेची क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, क्या मानोगे, 20,000 की चीज 20,000 कितने की बेची है क्वेश्चन में गिवन नहीं, आपके पास ऑप्शन क्या है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। 20 की चीज कितने की बेची, 20 में बेची, ये अजम्पशन होती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है क्लास, बाकियों को समझ आ रही है बात, क्या कह रहे थे ये हम, जो यस चीज सर। गिरावट, अगर ये 30 की गिरावट होती तो 30 में बिकी, 40 की होती 40 में बिकी, प्रॉफिट लॉस नहीं लेते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 25 2.5 लाख माइनस का 2.5 लाख हो गया, और प्लस का 10 20 30 30 और 44 2.5 लाख में से 44 गए, 2,06,000। क्या किसी के पास आंसर है, जरा जाके देखना। सर यही आ रहा है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव को बोलते हैं यूज्ड इन, पॉजिटिव को बोलते हैं फ्लो फ्रॉम। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में से मैं एक कराऊंगा, एक होमवर्क दूंगा, जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट किए बिना बोले। वैसे मुझे उम्मीद है आप कौन सा बोलने वाले हैं, फिर भी एक बार बोल दें, बोले कौन सा, 30। सर 30। 30। शक्ल से ही लग रहा था कि आप 30 ही बोलेंगे। 30th की शक्ल थोड़ी सी ज्यादा डरावनी लग रही है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड है हमारे पास 3 लाख 3 लाख, क्वेश्चन में आ जाए सारे। शेयर इन दामोदर लिमिटेड है 1.5 लाख 1.5 लाख। 12% इन्वेस्टमेंट है जो 50 से 80 हो रही है, और प्लांट एंड मशीनरी है जो 6 लाख से 7.5 लाख हो रहा है। पेटेंट 1 लाख से 70 कम हो रहे हैं। गुडविल 1 लाख से 1.5 लाख बढ़ रही है। पहली इन्फॉर्मेशन कहती है पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द सरप्लस, इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड द रेंट वाज रिसीव्ड। ओके, कोई लैंड खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट, ओके, बट वी डोंट हैव राइट नाउ। ऊपर बैलेंसेस में तो हमें, अच्छा इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ओके, वो दे रखी है 3 लाख की, वो हमने किराए पे दे दी है, और किराया हमारे को आया है 20,000। तो क्या करना है क्लासेस में, इस एडजस्टमेंट में क्या करें,
The rent received 20,000 inflow. और एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? रेंट रिसीव्ड लिख दो, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। लो जी, इनके कहने में मैंने रेंट रिसीव्ड लिख दिया। 20,000 प्लस में आया है तो प्लस आइटम हो गई। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आराम से दिमाग लगाएं। और कुछ जो इन्वेस्टमेंट लैंड में खरीदी है वो आएगा क्या? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? 3 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है क्या? क्लास, इन्वेस्टमेंट खरीदना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इनफ्लो आउटफ्लो पहली क्लास ही भूल गई है तो मैंने पहले ही कहा था अगर बेसिक भूल जाओगे तो दिक्कत आएगी। क्या आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लोज आउटफ्लोज याद हैं? अगर वो बेसिक ही हिल गए, फर्स्ट क्लास ही आप भूल गए, यस सर, तो फिर याद दिक्कत। है। पहले मेरे को इनफ्लोज गिना दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज क्या क्या होते हैं? सर डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड क्लास, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट Interest रिसीव्ड, received. Sale of fixed asset. इन्वेस्ट किया उधर से Proceeds जो from sale of fixed asset. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल या खाली टेंजिबल? Tangible. इंक्लूडिंग इंटेंजिबल। Intangible. और सेल ऑफ Investment. इन्वेस्टमेंट, चलो आउटफ्लोज में बोलो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलो जी, इसका उल्टा आ गया लास्ट वाले का। परचेज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, Purchase of fixed asset. फिक्स्ड एसेट, और Interest paid. इशू ऑफ शेयर। शाबाश, क्या बात है भवनीत, तूने तो सीधा ही छक्का मार दिया भाई। इंटरेस्ट पेड बोलते ही बच्चों सारा का सारा बेस हिल जाएगा। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, बहुत डिटेल में कराया मैंने ये बात। हाँ जी सर, ये गलती से मतलब निकल। बच्चा कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ है तो पेड वहां क्यों है? और ये पहली दूसरी क्लास में वीडियो दोबारा देखिएगा, आ गई वो बात। मैंने कहा था बच्चा करेगा ये काम और भवनीत ने किया है। सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये किया किसने? तो इंटरेस्ट पेड आपसे भी ये गलती हो सकती है, अगर भवनीत कर सकता है तो आप तो पक्का कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। और यहाँ पे क्या आ सकता है? लोन किसी को देना, बहुत कम आपके लेवल पे दिया होता है, हमने किसी को लोन एडवांस कर दिया हो। वैसे ये राइट्स हमारे पास नहीं है, बैंक ही लोन देने का काम करता है, लेकिन कभी कभी हम भी किसी को लोन दे देते हैं। तो इन लोन एडवांस्ड अगर आ जाए कभी तो। अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे जो कर रहे थे। सर अब मुझे परचेज बताएं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब जो आपने ये इन्वेस्टमेंट खरीदी है लैंड में, क्या ये 3 लाख रुपए आएंगे? आपने लैंड नहीं खरीदा, अभी अभी आपने बोला परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आउटफ्लो आएगा या नहीं आएगा, ये पूछ रहा हूँ। आएगा सर। बाकी बच्चे? नहीं आएगा सर। आएगा सर। आएगा सर। जो नहीं आएगा वो बच्चा कोई बता सकता है कि भाई क्यों नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट खरीदी आपने, सारे बच्चे बोल रहे हैं आएगा, इन्वेस्टमेंट लिखवा भी दिया और आप बोल रहे हो नहीं आएगा। तो क्या आप रीजन दे पाओगे मुझे कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? कृष्णा? सॉरी सर, वो गलती से मना कर दिया वो, सॉरी सर। मतलब आपके हिसाब से भी आएगा फिर? बोलो बच्चों बोलो। यस सर आएगा। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ना वाला बच्चा नहीं है, एक भी ना वाला बच्चा नहीं है क्लास में? नहीं सर जो नहीं कह रहे आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी उतने का ही है। इसका मतलब संध्या, बाकियों को पढ़ाओ इस बात सर का अगर मतलब। हमने परचेज भी करा होगा किसी अमाउंट का, उतने अमाउंट का हमने आगे सेल भी कर दिया है उसकी, तो उसका नेट इफेक्ट हो जाएगा। नहीं, आप ये तो नहीं बोल सकते। सारी बात आप बिल्कुल ऊपर जाके नीचे आ रहे हो। बहुत बढ़िया बात बता रहे थे आप पूरी क्लास को, ये क्यों मान रहे हो कि सेल भी कर दिया हो? आप जो मेन बात है वो बोलो, सिंपल सी बात। सेल को बीच में मत लाओ, आप कुछ क्योंकि और बोलो। क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दोनों सेम गिवन है। इसका मतलब ना तो हमने कोई इस साल परचेज करी और ना ही हमने इस साल कोई
बोलो बोलो, ना ही हमने कोई परचेज करी और ना ही कोई सेल करी। अगर ओपनिंग भी 3 है बच्चों और क्लोजिंग भी 3 Sale है, करी। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इस साल की नहीं है, पुराना खरीदा होगा हमने कभी किसी साल में। क्लियर? इस साल में नहीं खरीदा। बोलो, मजा आया? पॉइंट में सारे गलत हो गए। यस सर। एक बच्चे ने Yes, पकड़ा, sir. संध्या ने, और एक और कोई किसी बॉय की आवाज भी थी, वो भी कह रहा था नहीं आएगा। वो भी बड़ा निकलवाया है मैंने, कायदे से बोल तो नहीं रहे थे। मैंने कहा कोई होगा कोई होगा। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइंड में तो होती है बात, लेकिन वो बोलने में हिचकिचाते हैं, तो निकलवाने का पड़ा। 3 लाख है क्लास, ओपनिंग भी 3 लाख, क्लोजिंग भी 3 लाख। इफ देयर इज नो चेंज तो हमने परचेज करा ही नहीं। तो बच्चा कह रहा है सर नीचे तो लिखा है। भाई नीचे तो ये लिखा है एक पीस ऑफ लैंड हमने खरीदा, कब खरीदा ये थोड़ी बताया। वो तो आपको आगे रेंट की बात बता रहा था, इट वॉज लेट आउट, उसको किराए पे दे दिया। वो तो एक कहानी बना रहा था कि हमने कोई खरीदी थी, हमने उसको किराए पे दे दिया, उससे रेंट आया 20,000। वो तो रेंट की बात कर रहा है, इस साल रेंट आया, खरीदी इस साल नहीं है, खरीदी इस साल नहीं है। और ये बात हमें पता कहां से लग रही है, क्योंकि दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस 3-3 है। अगर क्लास ये बैलेंस 2 और 3 होते, ओपनिंग वाला 2 होता और क्लोजिंग वाला 3 होता, तो फिर कितने की परचेज होती? तो 1 लाख की 1 lakh। खरीदी होती है। 1 लाख 1 लाख की की परचेज होती। सबको समझ आ रही है बात? यस सर। मजा भी हाँ आ जी। रहा है? यस सर। यस हाँ जी। सर। स्ट्रॉन्ग। ये चैप्टर बीकॉम ऑनर्स में भी है, ये चैप्टर सीए इंटर में भी है, ये चैप्टर एमबीए फाइनेंस में भी है। कहाँ का पढ़ने हैं चैप्टर आगे आपने? एमबीए फाइनेंस करोगे तो BCom, पढ़ोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे तो पढ़ोगे, और सीए इंटर करोगे तो CA पढ़ोगे। इंटर। तो 3 जगह आने वाला है आगे। कहीं ना कोई रास्ता तो आएगा, कहीं ना कहीं तो फंसेगा ये तो पक्की बात है। आगे, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड। अब डिविडेंड मिला 12% के हिसाब से। ऊपर तो रेट नहीं गिवन था, नीचे रेट दे दिया, ऊपर ही देता, एक एडजस्टमेंट कम हो जाती। अब बताएं क्लास 12% किसका निकालें? सर 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। अभी देखो सारे 1.5 लाख बोल रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग भी 1.5 है, क्लोजिंग भी 1.5 है। कह रहे सर अब तो टेंशन ही नहीं है। सर ये तो क्वेश्चन ही आपका मजेदार नहीं है। मैं समझ गया, आप सारे आंसर दे रहे हो। मजेदार कब होता? दोनों फिगर अलग अलग होती। मान लेते हैं अलग अलग है, तो बताओ बेस ईयर पे लेते हैं या करंट ईयर पे लेते हैं? सर Base बेस year. ईयर। सबको क्लियर है? अभी यही बात है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना, पिछले क्वेश्चन में बताई, अभी बताई। मेरे को तब दुख होता है जब आप कर रहे होते हो और उस वक्त आप ये बात नहीं याद रखते। तब मेरे को दुख होता है कि जब मैं बोल रहा था हर क्वेश्चन में, तब क्यों नहीं सुन रहे थे। मेरे को उन बच्चों पे थोड़ा सा दुख आता है, मतलब गुस्सा भी आता है कि यार जब मैं पढ़ा रहा था तब क्यों नहीं सुना। हर क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा बच्चों, मुझे पता है बच्चे ने यहाँ पे अटकना है। बार बार बताऊंगा कि बेस ईयर पे लगेगा, बार बार बताऊंगा। अब आपने देखना है कि वो आप याद रख पाओगे नहीं। इसमें तो खैर दिक्कत नहीं आई, दोनों ही 1.5 लाख थे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट भी बता दीजिए हाँ जी। सर। बेस ईयर का रीजन भी बता दीजिए। अब ये भी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, ये वाला, ये ब्रैकेट में लिखा अज्यूमिंग दैट इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। और तब मैंने ये भी बोला कि बाकी चीजों में भी यही मानते हैं। तो हम बेस ईयर इसलिए लगाते हैं कि अगर शेयर बड़े हैं तो हम ये मानते हैं जो शेयर खरीदे हैं वो एंड में खरीदे होंगे, तो उस पर हमें डिविडेंड नहीं मिला होगा। अगर कोई चीज तुम एंड पे खरीद रहे हो तो उस पर डिविडेंड नहीं मिला होगा आपको। अगर आपके पास 2 लाख के शेयर थे और एंड में 10 लाख के हैं, तो 2 लाख और 10 लाख का डिफरेंस जो 8 लाख के आपने खरीदे हैं, वो 8 लाख आपने एंड में खरीदे हैं। तो एंड में खरीदे तो कंपनी जो डिविडेंड देगी उस पे देगी जो आपने पूरे साल खरीद के रखे हुए थे। इस पे 2 लाख, 8 लाख वाले पे नहीं देगी। ओके सर। लॉजिक क्लियर सबको? यस सर। बाकी बच्चों को लॉजिक क्लियर? एंड क्यों मानते हैं? Yes sir। ईयर पे क्यों लेते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी चीज खरीदी या बेची गई है एंड में हुआ है वो काम। आगे थर्ड एडजस्टमेंट, पेटेंट रिटर्न ऑफ। पेटेंट राइट ऑफ हुए। कितने राइट ऑफ हुए बच्चों? 30,000। बच्चों कितने राइट ऑफ हुए? जल्दी बोलो क्वेश्चन पढ़ के। थर्ड पॉइंट, आवाज नहीं आ रही बच्चों। कितने राइट ऑफ हुए? सर 20,000। 20। यानी कि बच्चों जो भी वैल्यू होगी उसमें से 20 राइट ऑफ हो गया, यानी 20 कम हो गया। यानी अगर 2 लाख थी तो एक 80 रह गया होगा, 1 लाख थी तो 80 रह गया होगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है सबको? हाँ जी सर। पेटेंट की जो भी वैल्यू होगी क्वेश्चन में, मान लो 2 लाख है ओपनिंग में और कह रहे हैं एडजस्टमेंट 20 राइट ऑफ हो गए,
तो ऊपर 180 होना चाहिए, और अगर 1 लाख थी तो 80 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अब है या नहीं वो देखेंगे हम। आगे जाते पेटेंट को देखते हैं। 1 लाख से 70 है, 1 लाख से 70 हो रहा है। क्लास कुछ गड़बड़ नजर आ रही है क्या? शायद 10,000 कम है। 10,000 कम है। क्लियर है क्लास? यानी 10,000 बेचा गया है, यानी ये 70 होना चाहिए, 80 होना चाहिए था, और ये है 70। तो ये 10,000 कहाँ गया? राइट ऑफ तो 20 हुआ था, राइट ऑफ तो 20 हुआ था। 1 लाख में 20 राइट ऑफ हो तो 80 होना चाहिए था, पड़ा 70 है। तो बाकी इन दोनों का डिफरेंस 10 बिका है। अब अगर कुछ नहीं दिया तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर कुछ नहीं दिया तो बुक वैल्यू मानते हैं। अभी हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि कुछ दिया है या नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया होगा, प्लीज प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मेरे को सब पता है यार, मैं पढ़ चुका हूँ। क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो, बीच में बोल रहे हो? मेरे को बच्चों को समझाना है, मेरे को पता है दिया हुआ यार, मैं एडजस्टमेंट देख चुका हूँ, समझाने दो मेरे को। ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला, प्लीज बचपना ना करें, मेरी बात का बुरा भी ना माने। आप समझे आप कहाँ गलत है, इस चीज को समझे कि मुझे पता है कि मेरे को बच्चों को समझाना है, 3 बारी ना समझाना पड़े मुझे। अब सारा रिदम बिगड़ गया है मेरा, मैं इसलिए साइलेंट भी कर देता हूँ कई बारी आपको, कि कहाँ बोलना, कई बारी नहीं पता लग पाता आपको। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़े क्लास, हमने कहा था अगर फॉल है तो उसे बुक वैल्यू पर सेल माना जाता है, और यहाँ पर फॉल है। 1 लाख की चीज 20,000 राइट ऑफ हुई थी, 1 लाख की चीज 20,000 राइट ऑफ हुई थी, तो वो 1 लाख की चीज अगर 20,000 राइट ऑफ हुई थी तो मेरी क्लोजिंग वैल्यू 80 होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में 70 है, 10 का गिरावट है, यानी ये 10 की चीज बेची गई है। अब ये कितने की बेची गई है? अगर नहीं दिया था तो हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले, हम मान लेते 10 की चीज 10 में बेची होगी, लेकिन आज ये वो वाला केस नहीं है जो पिछले क्वेश्चन में था। आज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये चीज जो बेची है वो 10 के प्रॉफिट पर बेची है। ये चीज जो बेची है कितने की बेची है ये नहीं बता रहा, ये 10 की चीज जो बेची है वो 10 के प्रॉफिट पर बेची है। तो कितने की बेची है? 10 की चीज 10 के प्रॉफिट पर। अब आप बोल सकते हैं, बताएं क्लास कितने की बेची है? 20,000। 20,000। 10 की चीज 10 के प्रॉफिट पर, सेल ऑफ पेटेंट आ गया 20,000। ये मुझे दोबारा ना समझाना पड़े इसलिए मैंने बड़े आराम से समझाया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं अगर किसी को बात नहीं समझ आई। अब ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम में अकाउंट बना के दिखानी पड़ेगी। सर क्या बात कर रहे हो सर, आपने ओरली करना सिखा तो दिया, वो ठीक है आपकी बात, मैंने आपको ओरली करना सिखा दिया, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेने, तो एग्जामिनर कहता है कि आपने कैसे निकाल दिया कितने की बेची, तो आपको बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस एसेट का आता है डेबिट में। आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, वो आता है क्रेडिट में। आपका अमोर्टाइज्ड जो पेटेंट अमोर्टाइज हुए हैं वो हुए रिटर्न ऑफ 20,000। अब कितने की बिकी उसके लिए आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल इज 10,000। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जो आप अभी बोल रहे थे बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 20,000। बीएफ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 20,000। दोबारा ओरली करते हैं, तो अकाउंट फॉर्म में कर लिया एक बार पहले, ओरली किया, अब दोबारा ओरली करते हैं। 1 लाख की चीज थी हमारी, वो राइट ऑफ हो गई 20,000, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए था 80,000। कितना बचना चाहिए था? 80, लेकिन नहीं है, 70। तो कितना कम है? 10 गायब है। हमने कहा अब ये 10 कहाँ गया? बच्चा कह रहा सर राइट ऑफ हो गया होगा। भाई राइट ऑफ तो गिवन है, कैसे मान ले राइट ऑफ? सर आपने तो कहा था राइट ऑफ मानना है। हाँ, अगर ना दिया होता तो राइट ऑफ पूरा ही 30 मान लेते, अगर ना दिया होता तो तुम कहते 1 लाख है 70,000 है, डिफरेंस राइट ऑफ है। अब तो क्वेश्चन बता रहे 20 राइट ऑफ हुआ है, तो भाई 10 फिर और कहाँ गया? तो बेचा है। अब कितने का बेचा है? अब क्वेश्चन ये उठता है, सेल तो आगे की 10 की बिकी है चीज, कितने की बिकी है 10 वाली चीज? अगर नहीं दिया तो हमने ये भी सीखा पिछले क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया तो 10 की चीज 10 में बिकी है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी काट दिया इसने, कहा 10 की चीज बिकी है ना, वो 10 के प्रॉफिट पे बिकी है, जो चीज बिकी है वो 10 के प्रॉफिट पे बिकी है। हमने ये तो निकाल लिया कि 10 की चीज बिकी है,
और क्वेश्चन ने बता दिया 10 के प्रॉफिट पर बिकी है। 10 की चीज 10 के प्रॉफिट पर बिकी है तो कितने की बिकी है? 20 की बिकी है। तो ये हमने ओरली बातें कर ली। अकाउंट फॉर्म भी हमें आनी चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, क्लोजिंग बैलेंस किसी भी एसेट का डेबिट और क्रेडिट ऐसे आएगा, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। जो बिकता है वो यहाँ बाय बैंक के नाम से आता है, जो राइट ऑफ या डेप्रिसिएशन होता है वो इधर आता है, प्रॉफिट इधर, लॉस अभी नहीं है, लॉस होता तो इधर आता है। क्लियर टू ऑल ऑफ सर यू? हाँ जी, सर एक चीज पूछनी है अकाउंट में इसमें। हाँ जी। सर ये प्रॉफिट डेबिट साइड क्यों आ रहा है? तो आपको प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का लगता है? बचपन में आपने यही पढ़ा, प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है। बोलते जाएं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं आपको कुछ समझाऊंगा, पहले आप बताएं। पहले आप कुछ बोलें। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं ये बात। ये क्वेश्चन सर मतलब सर क्रेडिट नेचर का तो तब होता ना जब ये बैलेंसिंग फिगर होता। नहीं, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? आप पहले मेरे को एक बात बताएं बस। प्रॉफिट इज ऑफ क्रेडिट नेचर और डेबिट नेचर? क्रेडिट नेचर सर इनकम होती है, क्रेडिट नेचर की होगी। तो प्रॉफिट एक इनकम है, क्रेडिट नेचर। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना इनका क्वेश्चन। ये बातें किसी को भी नहीं आती होती जो इन्होंने बात अब ये पूछी है। इन्हें लग रहा है ये सर डेबिट है, ये डेबिट है ही नहीं सर, ये क्रेडिट ही है। इन्हें लग रहा है ये डेबिट है, ये डेबिट है ही नहीं। ये लिखा डेबिट साइड पे हुआ, कौन से अकाउंट की? पेटेंट अकाउंट की। ये बातें हमें बड़े होके आती हैं क्योंकि हम यहाँ पे सुनते नहीं। आज आपने पूछी, मैंने पहले भी बताई हुई है, लेकिन यह कि आज इन्होंने स्पेशली दोबारा पूछी, मैं दोबारा बताता हूँ। आपकी जनरल एंट्री बनाई इसी अकाउंट से। अब बताएं मुझे, प्रॉफिट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? अब सारे बच्चे बोले प्रॉफिट, मैंने जनरल एंट्री उतार दी ऊपर से, ये क्रेडिट हो रहा है। लेकिन बच्चा क्या देखता है 12वीं क्लास 11वीं क्लास का? वो देखता है यार प्रॉफिट डेबिट कैसे होगा। ये तो अच्छी बात है कि इनको इतनी नॉलेज है कि इन्हें पता है सर प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, आपने डेबिट में कैसे लिख दिया। ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने इस लेवल का क्वेश्चन किया, लेकिन 90% तो ये क्वेश्चन ही नहीं रेज कर सकते। ये क्वेश्चन रेज करने के लिए भी दम चाहिए, उसके लिए भी पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए कि उसके लिए एटलीस्ट बच्चे को ये तो पता हो सर प्रॉफिट तो क्रेडिट नेचर की आइटम है। सर आप हमें गलत पढ़ा रहे हो, सर आप प्रॉफिट डेबिट में डाल रहे हो। नहीं सर मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रॉफिट मैंने क्रेडिट ही किया हुआ है, मैंने पेटेंट अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है वो प्रॉफिट डेबिट नहीं हो रहा। अच्छा सर ये तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। सोचना शुरू करें, क्योंकि जब मैं लॉस लिखूंगा वो मैं यहाँ लिखूंगा। फिर आप कहोगे सर आपने लॉस को क्रेडिट क्यों कर दिया? मैं सर लॉस को क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉस को डेबिट ही करूंगा। जब ये जनरल एंट्री बनाओगे तो लॉस डेबिट ही होगा। इससे मजा आया क्लास बात को सुनने में? यस मेरी कल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुलाकात हुई। मैं कल एक कहीं गया था, दोस्तों यारों की मीटिंग में था, तो वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिला। तो वैसी मेरी उससे बात हुई, उसने कुछ अकाउंटिंग की बात करी। तो अकाउंटिंग की बात करते करते उसने बताया कि मैं चार्टर्ड हूँ। फिर मैंने भी बताया कि आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो 2018 बैच का चार्टर्ड था, 2018 बैच। मैंने कहा मैं 2005 बैच का हूँ। तो उसने बोला सर आप लग तो नहीं रहे इतने छोटे, इतने बड़े, मतलब आप तो लग रहे हो अभी रिसेंट बने होंगे। तो मैंने कोई बात नहीं, लेकिन मैं 2005 बैच का हूँ। तो उसने अपने फ्रेंड्स के बच्चों के फ्रेंड्स के नाम बताए, उनके फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट निकले। तो उसने पढ़ते पढ़ते जब बताया, कह रहा है अब हम जब सीए बन चुके हैं ना, तो सर अब लगता है कि 12वीं में जब हम पढ़े थे ना तो चीजें रटवाई गई। हमें नहीं पता था कि अकाउंट्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सर हमें तो हर चीज रटवाई गई। ये उस चार्टेड का कल शाम को कहना था, कल शाम की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उसका, बल्कि क्योंकि उसका जो बिल्कुल खास फ्रेंड था वो मेरा स्टूडेंट था, और वो साइंस साइड का चार्टेड बनाया मैंने। वो साइंस साइड का चार्टेड, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में याद हो तो महेश मदान आया था क्लास में। हाँ जी सर, आए थे शाम को। महेश मदान का फ्रेंड निकला वो। कह रहे सर वो तो मेरा खास फ्रेंड है। तो मैंने कहा वो मेरा ही स्टूडेंट है। तो वो कह रहा कि हमें जब 12th में पढ़ाया गया तो हमें तो सिर्फ चीजें रटवाई गई थी, सारी की सारी चीजें। तो मेरी कोशिश है कि आप कंसेप्चुअल यहीं से ही बिल्टअप करके जाओ। इस सारी कहानी का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सारे कंसेप्ट काम आने। अकाउंट्स बच्चा बन जाएगा अगर ये आज ही सीख के जाओगे चीजें। ये डेबिट क्रेडिट का झोलझाल, हर पॉइंट को अगर आज ही समझ के जाओगे कि ये पॉइंट जो अभी आर्यन ने पूछा, सर ये प्रॉफिट डेबिट कैसे हो रहा है, सर ये डेबिट हो ही नहीं रहा, ये क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है? और लॉस जब मैं वहां लिखूंगा क्रेडिट साइड पे, तो लॉस क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, लॉस डेबिट ही हो रहा होगा। वो पेटेंट अकाउंट है जो क्रेडिट हो रहा होगा।
तो आप कंसेप्ट को आज से ही सीख के जाओगे तो यू विल फील लेटर स्टेज, जब आप बीकॉम ऑनर्स, एमबीए फाइनेंस, सीए, सीएफए कुछ भी कर रहे होगे, तो आपको पता लगेगा। जब आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे और आप पढ़ रहे होगे, आपको डिफरेंस देखना चाहिए। आप ये मत समझो कि हमारी ये वो समझाना सर फटाफट निकलो ना, स्कूल टीचर तब तक 4 क्वेश्चन करा चुकी होती, मेरे को पता है सब कुछ। ऐसे निपटाना होता तो मैं कोर्स भी निपटा चुका होता। और अपने कोई डाउट जो तुम्हारे हों इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कहाँ पर आ गए थे हम? पेटेंट हमने बेच दिया था। एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई थी। चौथी, ए मशीन कॉस्टिंग 80,000। एक 80,000 की मशीन है जो आज तक घिस चुकी है 30,000 की। डेप्रिसिएशन देयर ऑन, ये उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। अंग्रेजी मजबूत होनी चाहिए अकाउंट्स के लिए। ये इस साल वाला डेप्रिसिएशन नहीं है, ये उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन है जो कॉस्टिंग, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 80 की कभी खरीदी गई थी, आज तक 30 घिस चुकी है। तो क्लास बोलो बुक वैल्यू कितनी? 50। 50 बुक वैल्यू है उसकी। थोड़ी वो 50 बुक वैल्यू वाली चीज सर 35 की बेच दी है हमने। सर वो 50 बुक वैल्यू वाली चीज 35 की बेच दी है सर। लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है? लॉस हुआ सर 15 का। लॉस 15,000 का। तो मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से? मशीनरी मशीनरी। ऊपर पढ़ के बताओ, ऐसे नहीं गलत बिना पढ़े बोल रहे हो आप, गलत नाम बोल दिया आपने। प्लांट एंड मशीनरी। यस, क्वेश्चन पढ़ के बोलो। प्लांट एंड हमें मशीनरी। वही रखना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से नाम नहीं चेंज कर सकते। प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस बीडी बोलो। 6 लाख। 6 लाख। 7,50,000। ये मुझे बताओ पहले, ये नेट पर है या ग्रॉस पर है? मैंने पिछली क्लास में आपको ग्रॉस। थोड़ी नॉलेज दी थी। ग्रॉस। ये जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इट इज ऑन नेट और ग्रॉस? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब कॉस्ट होता है और नेट का मतलब बुक वैल्यू होता है। नेट या बुक वैल्यू कह दूं और ग्रॉस या कॉस्ट कह दूं। तो ग्रॉस और कॉस्ट की आवाज, बाकी सब आवाज नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। और अगर ये बात क्लियर नहीं थी तो पिछली क्लास में क्लियर करी थी, 4 बार ही पूछना था। सर हमें क्लियर नहीं हो रही, एक लाइन फिर लिखनी पड़ेगी, नोट्स वाले टॉपिक पे फिर जाना पड़ेगा। वो नोट्स वैसे तुम्हारा काम है बनाना। नोट्स हमने जो आज बनाए, कहाँ तक बना लिए थे? 4 तक, 5वां नोट। If balances of provision for depreciation, जिसका एक और नाम होता है accumulated depreciation, are given, then asset is at cost या gross. Full stop. If balances of provision for depreciation not given, then asset is at net value. तो इसको पढ़ के अब आंसर दें। आपका आंसर सही था या गलत था? जिन 2 बच्चों ने आंसर दिया था सर गलत। याद रहेगी अब सब बच्चों को ये बात? यस सर। बोलो क्लास, सब बच्चों को ये बात अब याद रहेगी? यस सर। अगर आपको बैलेंसेस दिए हैं एक्यूमुलेटेड के, तब आप उसे कॉस्ट या ग्रॉस मानेंगे, अदरवाइज नहीं मान सकते आप। क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, जिनको अगर क्लियर करना है सर कैसे कैसे, सर कोई एग्जांपल है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 35 निकालने जरा। आपको एक मशीनरी दी है और उसका नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस दिए, तो अब ये वाली मशीनरी के बैलेंस कॉस्ट पर है या नेट पर है? कॉस्ट। ये वाले कॉस्ट पर है। ये बात 12th के बच्चे को पूरा साल निकल जाता है, आती नहीं। एक लाइन की बात, एक लाइन की बात है। क्या आप लोगों को समझ आ गई ये बात?
बोलो बच्चों। यस सर। Yes, जरा sir. पूरी क्लास को पढ़ाओ जरा। नवनीत पूरी क्लास को पढ़ाना जरा। यस तुम्हारा आया बुलंद वाला। सर क्योंकि उस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दिए होते हैं तो फिर मशीनरी को कॉस्ट पे ही कंसीडर किया जाता है। और अगर बैलेंस ना दिए हों, खाली सर तब नेट प्लांट पे। एंड मशीनरी का बैलेंस दिया है जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, तो उसे नेट माना जाएगा या कॉस्ट माना जाएगा? सर नेट माना जाएगा। बाकी बच्चों को क्लियर हो रही है बात? बोलो बच्चों। हाँ जी, बाकी बच्चों को बात क्लियर हो रही है क्या? सर एक बार 30 और ये वाले क्वेश्चन और 35 में डिफरेंस एक और बार बता दीजिए। बताओ भाई, कोई बच्चा समझाए? आप ही समझाओ, मजा ज्यादा आएगा। आप में से कोई समझाओ, मैं और भी कोई ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए एग्जाम्पल तब तक। पनव जरा समझाओ 30 और 35 में डिफरेंस, पूरी क्लास को समझ आना चाहिए। पनव है क्लास में? देवजय है? प्रिया, इश्मीत, कौन आ रहा है? अक्षय, कोई समझा रहा है क्या? क्या बात होगी भाई? एक लाइन की बात है बच्चों, जरा सारे दोबारा सुनो। अगर प्रोविजन के बैलेंस दिए हैं तो असेट कॉस्ट पे होता है, अगर प्रोविजन के बैलेंस नहीं दिए तो असेट नेट पे होता है। इतनी सी लाइन है। अगर आपको प्रोविजन का दो नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड, वो जो मर्जी बोलो। अगर एक्यूमुलेटेड के बैलेंस दिए हैं तो आपका असेट कॉस्ट पर है, अगर एक्यूमुलेटेड के बैलेंस नहीं दिए तो असेट नेट पर है। 23 में एक्यूमुलेटेड के बैलेंस आपको नहीं दिए और क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा, तो वो नेट पे ही मानना पड़ेगा मेरे को। या तो बोले फिर ब्रैकेट में लिख के कॉस्ट है जी, मान लो कॉस्ट है, नहीं लिख रहा तो नेट ही मानना पड़ेगा उसको। और 35वें की अगर बात करूं तो उसके अंदर मेरे को एक्यूमुलेटेड बैलेंस दिए हुए उसी के नीचे, और उसमें कॉस्ट भी लिख दिया है। ना भी लिखता तो हमें पता है एक्यूमुलेटेड के बैलेंस दे दिए हैं तो कॉस्ट ही होगी। क्लियर है? बोलो बच्चों। हाँ जी सर। Yes, sir. मजा नहीं आ रहा तुम्हारी आवाज में, वो दम नहीं आ रहा। क्लियर है सर। सबको? Yes, sir. आ गया sir. यस सर। हाँ और जी जब सर। एक्यूमुलेटेड के बैलेंस गिवन होंगे तो अकाउंट दो बनते हैं। एक और बात सीखेंगे, तब अकाउंट मशीनरी का भी बनता है और उसके डेप्रिसिएशन का भी बनता है। अभी सिर्फ मैंने किसका बनाया है? इस वाले में सिर्फ मैं प्लांट एंड मशीनरी बना रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड नहीं बना रहा। तो जल्दी जल्दी बताओ, मशीनरी जो बिकी है कितने की बिकी है? 35,000। बाय बैंक 35। लॉस कितना हुआ इस पे? बोलो। 50 की चीज 35 की बिक गई, 15,000. 15 का लॉस। इस साल का डेप्रिसिएशन गिवन है, क्योंकि दो चीजें हैं, एक परचेज निकालनी है और एक डेप्रिसिएशन। कोई एक चीज गिवन होगी, या तो परचेज गिवन होगी या डेप्रिसिएशन कहीं गिवन होगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इसी पॉइंट में आगे दे रखा है आपको, 70,000। 70,000. तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट करें, बैलेंसिंग फिगर परचेज आ गया, ये हो गया 50, 70, 1, 20, 870, 870 में से माइनस करें 6 लाख 270 की परचेज आ गई बच्चों। तो परचेज इनफ्लो आउटफ्लो, जल्दी बोलें। परचेज इनफ्लो है आउटफ्लो है? आउटफ्लो। आउटफ्लो। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज आउटफ्लो। 270 ब्रैकेट में, और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000। इनफ्लो। और पेटेंट में क्या आया था? पेटेंट अकाउंट में बैंक इधर आया था, बस एक ही जगह। ठीक है जी, यहां तक हो गया। आगे बढ़े। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वाज परचेज्ड फॉर 1 लाख एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड।
अगला अकाउंट कौन सा बना रहा हूँ क्लास में? अगले अकाउंट का नाम बोले। नहीं बोल 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलो अब नहीं बोला कोई बात नहीं, बैलेंस बोलो फटाफट से। कोई बैलेंस बीडी, हाथ तेज चलाना भी आना चाहिए समझने के बाद। ओपनिंग बैलेंस जल्दी बोलो 50,000 कितना? 50। क्लोजिंग कितना? 80,000 अब परचेज करा हमने 12% इन्वेस्टमेंट 1 लाख की। परचेज यहाँ पे टू बैंक 1 लाख की हमने परचेज कर ली। अब कह रहे हैं कि सम इन्वेस्टमेंट, कुछ बेची, कितनी बेची हमें नहीं पता, कुछ बेची 10 के प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट कहाँ लिखना होता है? डेबिट में, टू प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल। तो कितने की बेची है बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। यस सर 160 में से 80 गए, 80 की बेची है। बैलेंसिंग फिगर 80 आ गई क्लास। आपने 80,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब क्वेश्चन होता है इंटरेस्ट का। पहले मैं ये दोनों चीजें डाल दूं, ये और ये दोनों चीजें डाल दूं, सेल और परचेज। पहले 1 मिनट रुकना। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ पढ़ाया था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल है 80 की, परचेज है 1 लाख की। इंटरेस्ट किस पर मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने नॉलेज भी दी थी, नोट्स भी लिखवाए थे। जल्दी से बताएं 12% किसका निकालूं? 12% किसका निकालूं? पढ़े ये वाला 4th पॉइंट पढ़े। इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन like nothing is specified, considered as sale at book value, and interest on investment will be calculated if rate is given on the Base class year. on the base year base year, assuming that investment is sold at the end. End of the year. end of the year। तो जो भी खरीदी बेची है वो एंड में मान के आपने बेस ईयर पे लगाना होता है। तो जल्दी बताएं 12% किसका निकालें? नहीं बता रहे। बेस ईयर में ओपनिंग बैलेंस क्या है? 50 या 80? 50,000 50,000। 50,000 का 12% 6,000। हाँ, अब वापिस आ जाए क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट सारी कर ली। पहला पॉइंट इन्वेस्टमेंट वाला, लैंड में इसमें कुछ नहीं है, शेयर कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट बना लिया, हो गया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लिया, हो गया। पेटेंट का अकाउंट बना लिया, हो गया। गुडविल, गुडविल बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। परचेज ऑफ गुडविल हाउ मच? 50,000 50,000। जरा फटाफट से प्लस माइनस करें। 20 20 40 18 58 58 और 35 58 और 35 93 नहीं 93 93 173 173 179 179 प्लस का माइनस के 270 370 370 और 50 420 420 माइनस के 420 में से 180 के 240 241 241 माइनस का आंसर देखना बच्चों। सर यही आ रहा है जल्दी बोले। हाँ जी सर, यही है सही क्या? है, यही है। हाँ जी सर। ठीक है जी। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, फास्टली करी थी क्योंकि मेरी अगली क्लास के बच्चे एंट्री करने शुरू कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आज आपने बड़े वाला क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन कर लिया आपने। अगर ये अकाउंट बनाने सीख लिए, पेटेंट प्लांट एंड मशीनरी, और वो जो 2 लाइन बोली हैं कि अगर आपको प्रोविजन के बैलेंस दिए हैं तो कॉस्ट पर होता है, नहीं दिए हैं तो वो नेट पर होता है। तो ये अकाउंट आप अब वीडियो से देखेंगे या आपने फोटो खींच ली होंगी। अभी अगले बच्चे आ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम आपको बाय बाय बोल रहे हैं। दोबारा से हैप्पी शास्त्री जयंती, गांधी जयंती एज वेल। बाय बाय है। बाय सर।